नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रवि केमू आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कोकोनट थिएटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, और मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस वक्त कोरोना के टाइम में एक अच्छा प्लान किया कि ये इंटरेक्शन शुरू किया। ख़ास तौर पे इसमें अच्छी बात यह है कि फोक थिएटर ऑफ इंडिया पे किसी ने ध्यान दिया और ये बहुत अच्छा लगा कि कोई फोक थिएटर को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करता है, वरना फिल्म थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में तो काफ़ी सारे सेशन ऐसे शुरू हो गए। सो वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट कोकोनट थिएटर फॉर organizing this interesting event to make all our audiences, theatre lovers, young people, new generation familiar with folk theatre, जिसके बारे में सारा हिंदुस्तान की नई जनरेशन बिल्कुल ही भूल रही है। तो ये जो चाय वाय और रंगमंच पे इन्होंने शुरू किया, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और मैं इनको सारी बधाइयाँ देता हूँ और विश करता हूँ कि ये सक्सेसफुल रहे और जितने भी हिंदुस्तान के फॉर्म हैं, फोक थिएटर फॉर्म है, वो इस पे रिप्रेजेंट हो पाए। साथ ही मैं कोकोनट थिएटर के साथ जुड़े हुए तमाम कलाकारों, टेक्नीशियंस को इस बात के भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अपने घरों में मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग करके ये ऑर्गेनाइज किया, लोगों को फॉलो किया और इसको एक रूपरेखा देकर सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा ये, और हो भी चुका है। और दिन ब दिन हमारी ऑडियंस बढ़ती रहेगी और लोग ये सवाल पूछते रहेंगे कि फोक फॉर्म के बारे में हमें पहली बार इतना खुल के पता चला या हमारा फोक फॉर्मों के साथ तारुफ हुआ। मेरा नाम, वैसे पूरा नाम रविशंकर केमू है और मैं जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ। मेरी पढ़ाई स्कूल उधर ही हुआ, कॉलेज भी मैंने वहीं किया। ग्रेजुएशन के बाद मुझे थिएटर से थोड़ा लगाव हो गया। अब मैं शायद लकी था इस मामले में कि क्योंकि मेरे पिताजी भी थिएटर के साथ जुड़े हुए थे। श्री मोतीलाल केमू, जो भांड पत्थर, जो हमारे यहाँ का फोक फॉर्म है, उसको रिवाइव करने में उनका हाथ है और मॉडर्न थिएटर को उन्हें बहुत प्रमोट किया। और मुझे लगता है जितने सारे नए रंगकर्मी उस वक्त थिएटर के निकले, तो उनके सारे एकमात्र वहाँ गुरुजी मोतीलाल केमू ही थे, जिन्होंने काफ़ी लोगों को रास्ता दिखा के आगे बढ़ा दिया, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए या किसी तरह के थिएटर में एक्टिविटी में शामिल हो गए जम्मू कश्मीर की तरफ से। चलिए अब आते हैं मेल मुद्दा पे कि भांड पत्थर। अब भांड हम कहते हैं कलाकार को और पत्थर कहते हैं नाटक को। अब ये भांड शब्द भी संस्कृत से आया और पत्थर अमलगमेट हुआ, शायद इसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी से जुड़ा हुआ शब्द है और ये बहुत कॉमन शब्द है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में नाटक मत करो, वैसे कश्मीरी में कहते हैं अभी उठ में पत्थर कर दी। खैर ये तो लफ्ज़ों की वो हो गई। हम फॉर्म को देखते हैं। फॉर्म में क्या है कि जब भांड पत्थर, पहले मैं बोलता हूँ ये प्रेजेंट कैसे किया जाता है, इससे पहले कि मैं हिस्ट्री और आगे इसके एलिमेंट्स में चला जाऊं। भांड पत्थर में सबसे पहले, क्योंकि ये ओपन एयर मतलब ओपन स्पेस में खेला जाता है, खुली जगह में, मैदान में खेला जाता है, जहां कम से कम 50-60 हज़ार 70 हज़ार लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। ऐसी जगह ढूंढ के सबसे पहले एक नगाड़े वाला आता है। नगाड़े को हम डुलिश भी कहते हैं। जो नगाड़ा का एक हाथ होता है, एक आदमी ये नगाड़ा बजाते हुए राउंड लेना शुरू करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी ऑडियंस को या अपने लोगों को इतला देता है कि भाई आ जाओ, कुछ होने वाला है। तो नगाड़ा सुनते ही गांव से, दूर दूर से जिसको नगाड़ा सुनाई देता है वो आता है और ये गोल चक्कर काट काट के अपनी स्पेस बनाता है और लोग जो है गोल दायरे को छोड़ के पीछे पीछे बैठना शुरू करते हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब तरह के लोग आके ओपन एयर में अपने अपनी जगह ले लेते हैं। तो इसके बाद एंट्री करते हैं म्यूजिशियंस, क्योंकि देखिए कितना बढ़िया है, जब पहले म्यूजिक से ही स्टार्ट करते हैं ताकि शोर मचाओ, लोग आना शुरू करेंगे। म्यूजिशियंस में ख़ास तौर पे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है
वो है सुरनाई, जिसको हम शहनाई कहते हैं, जिसे शहनाई कहते हैं। वो सुरनाई वादक 3-4 होते हैं, डोल बजाने वाले होते हैं। ये एक लाइन में आके इस नगाड़े वाले के पीछे पीछे चलते हैं और ये भी 2-3 चक्कर गोल मारते हैं। गोल चक्कर मारने के बाद ये एक जगह सेट हो जाते हैं, खड़े रहते हैं या बैठ रहते हैं। उसके बाद आता है महागुणी करके एक कैरेक्टर है, जिसको महागुण कहते हैं कश्मीरी में, पर एक्चुअली शब्द महागुणी है, जो इस थिएटर ग्रुप का एल्डर होता है, सबसे बुजुर्ग और सबसे जानकार रखने वाला आदमी। महागुण आता है। महागुण के पीछे पीछे दूसरे कलाकार आते हैं, उसके ऊपर सर पे कनोपी जैसी रखी जाती है। वो आता है और सबसे पहले वो धरती को, जहाँ पर ये नाटक खेला जाना है, उसको सलाम करता है। बिल्कुल ऐसे सलाम करता है, धरती को पाँव छू के, धरती माँ को छू के सलाम करता है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है, राउंड लेता है, उसके बाद दर्शकों को सलाम करता है। क्योंकि ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक वो जगह जहाँ आपको परफॉर्म करना है और एक वो ऑडियंस जिसके लिए आप परफॉर्म करते हो। तो इन दोनों को सलाम करने के बाद ये पूरा ग्रुप जो है एक डांस शुरू करता है, जिसको हम बांड चौक भी कहते हैं। तो बांड चौक अपने आप में भी अलग एक आइटम है, लेकिन ये एक राउंड लेते हैं डांस का लेते हैं। तो सो दैट मीन्स कि ये पहले म्यूजिक और डांस ही शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस। तो ये डांस लेने के बाद ये फिर अपने अपनी जगह चले जाते हैं। उसके बाद एंट्री आती है मस्खरों की। मस्खर जिला के विदूषक, कॉमेडियंस। तो ये आते हैं, फिर ये अपने डांस भी करते हैं, फिर ये अपने बफूनरी भी करते हैं, फिर ये मूवमेंट भी करते हैं, अपने तरह तरह के कुछ आइटम पेश करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब शुरू हो जाती है, तो इसके बाद मेन मुद्दा जो कैरेक्टर्स का ड्रामा होता है, जिसको पत्थर कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है। अब इस पूरे फॉर्म में जितने भी कश्मीर के डांस फॉर्म्स है, चाहे वो रूफ हो, चाहे वो हिकट हो, चाहे वो दूसरे तरह के डांस, बच नगमे का डांस हो, और जितने भी फोक म्यूजिक है हमारे, चाहे वो छकरी हो, चाहे वो वीक बर्थ हो, चाहे वो नंद बर्थ हो, जिस तरह के भी बर्थ है, ये सारी कंपोजिशंस और ये सारे डांसेस को कंबाइन किया गया है। तो ये बीच बीच में चलता रहता है, कहानी चलती रहती है। और मेन जो रस है इस फॉर्म का, इसका मेन रस है ह्यूमर, मजाक। इसीलिए मस्कर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बांडपत्र का। मस्कर के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। और मस्कर लोगों को हंसाता है, वो लोगों के बीच भी चला जाता है, लोगों को भी इन्वॉल्व करता है। तो ये उसका पूरा मतलब कैरेक्टर है मस्करों का। और ये करते करते जब ये एंड की तरफ प्ले खत्म हो जाता है, तो उसके बाद एक स्पेशल आइटम है इसमें, जिसको कहते हैं द्वैखर। द्वैखर में ये है कि ये पूरी टीम फिर जमा हो जाती है ऑडियंस की तरफ मुंह करके। फिर ये ऊपर वाले भगवान से, अल्लाह ताला से, खुदा से सबके लिए अच्छा मांगते हैं। किसानों को फसल अच्छी होनी चाहिए, आमीन। अस्पतालों में जितने भी बीमार लोग हैं वो ठीक होने चाहिए, आमीन। जिनके घर में बेटियां, उनकी शादी अच्छी तरह होनी चाहिए, आमीन। बरकत ही बरकत हो, आमीन। हमारे पूरी धरती माँ पे सैलाब, आगजनी, ऐसा कुछ फेमाइन आ जाए, आमीन। ये बांड द्वैखर के साथ ये पूरा नाटक खत्म होता है। सो एक आदमी जो नगाड़ा लेके एंटर करता है, वहाँ से पूरा शुरू हो जाता है। और जब एंड में बांड द्वैखर होता है, उसके बाद ये ख़त्म होता है। सो ये इसकी पूरी प्रोसेस है। अब इसका ये हिस्ट्री में थोड़ा जाए तो पहले जब कश्मीर में बिफोर कन्वर्शन, बिकॉज तो कन्वर्शन से पहले सारे हिंदू लोग थे जो नाटक खेलते रहे होंगे। तो इसमें क्योंकि हिंदू हिस्ट्री में भी रिसर्च किया, तो हिंदू बांड भी हैं थे कुछ। एक सरदार जी भी बांड हुआ करते थे, उसके अगेंस्ट भी कुछ लोगों ने बोला। फिर एक गुरुद्वारे से आदमी आया, उसने बोला नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसको काम करने दो। एनीवे, तो ये उस वक्त जो इनके प्रसंग होते थे, इनकी कहानियाँ जो होती थी, वो शायद महाभारत, उपनिषद या रामायण या ऐसी इन चीज़ों से जुड़ी हुई थी। जैसे कि आम हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि फोक थिएटर या ट्रेडिशनल थिएटर में बहुत सारे प्रसंग जो है रामायण महाभारत से लिए गए हैं। लेकिन जब कन्वर्शन हो गया तो एक्सोडस भी हो गए, तो सबसे बड़ी चोट पड़ी इस फॉर्म पे ही। क्योंकि अब जब ये कन्वर्ट हो गए तो ये कलाकार क्या करते, इनके पास करने के कुछ नहीं था। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा है कि मंदिर टूटे, मंदिर टूटे, हिंदू मुसलमान बन गए,
तो ये आर्टिस्ट भी मुसलमान बन गए, तो इसलिए अब इनको ये अलाउड नहीं था, ये रामायण महाभारत कुछ नहीं कर सकते थे। तो एक बड़ी समस्या हो गई, तो इनकी जान पे खतरा भी हो गया, क्योंकि कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये सब इस्लाम के ख़राब है, खिलाफ है, ये नहीं कर सकते तुम लोग, ये लड़कियों के कपड़े वपड़े पहन के, चौके वोके पहन के डांस वांस ड्रामा वामा सब बंद करो। लेकिन चूंकि कश्मीर का जो इस्लाम है वो बेसिकली सूफ़ी मत बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे हर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद आपको एक सूफ़ी संत मिलेगा जो निष्पक्ष राय दे के लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं एंड डिवोटेड है। तो इन्होंने भी उनके पास, उनके मज़ारों पे जाके उनकी शरण ले ली। तो वो एक ब्लेसिंग हो गई इनकी कि उन्होंने, उन सूफ़ी संतों ने इनको एक्सेप्ट किया और उन्होंने इनको बोला ठीक है, अगर आपको कहीं जगह नहीं मिलती है तो आप हमारे दरगाह पे आके, जहाँ पर ये वो उनके मठ होते थे, थर्सडे को जाके ये गाते थे, वहाँ पर परफॉर्म करते थे। इससे आज भी आप देखोगे कि बहुत सारे बांड पत्र जो है वो जो ज़ियारतें हैं, जो बड़े बड़े सूफ़ी संतों की ज़ियारतें हैं, उनका जो उर्स होता है साल में एक बार, वहाँ बड़े मेले लगते हैं, तो उसमें वहाँ पर बांड भी अपने कार्यक्रम करते हैं। तो फिर कुछ सूफ़ी संतों ने अपनी शायरी में, अपने प्रवचन में इनके बांडों के बारे में लिखा, पढ़ा, तो इस तरह से ये सरवाइव कर गया वहाँ पर उस पूरे हॉलोकॉस्ट से। लेकिन अब सवाल ये था कि करेंगे क्या, क्योंकि कहानियाँ कहाँ से लाएंगे? तो जो कहानियाँ या प्रसंग जो करते थे वो तो सब ख़त्म हो गया, और ये अब जिस धर्म को ये बिलोंग करते उसमें तो कुछ ऐसा अलाउड है नहीं कि आप उस पर कुछ प्रसंग या टिप्पणियाँ करें या कुछ करें। तो आई थिंक इन्होंने उस वक्त फिर अपनी जो सोसाइटी में जो वर्ग होते हैं, जैसे नाई हैं या चमड़े के साथ काम करने वाले जिनको वातुल कहते हैं, या जो दरिया में रहने वाले लोग हैं हांजी कहते हैं, या जो पहाड़ों में रहने वाले बकरवाल वो है, या जो बाबा जी लोग आते थे अमरनाथ की यात्रा पे, हिंदुओं की सेवा करते थे मंदिर में जाके वो, या हिंदुओं पे। तो इस तरह के इन्होंने इन कम्युनिटीज़ पे सटायर करना शुरू कर दिया, इनकी अच्छी बुराई को मज़ाहिया तरीके पे लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगे। तो वो तो एक तरह का नाटक हो गया इनका। और दूसरी तरह का नाटक ये हो गया कि जितनी भी सरकारें आई थी, सरकारें मतलब जितने भी राजा, चाहे वो मुगल्स हो, चाहे वो पठान हो, चाहे वो डोगराज हो, चाहे वो पंजाबीज हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जिन की हुकूमत कश्मीर में रही। अब ज़रूरी है कि हुकूमत कोई भी हो, कुछ ना कुछ अत्याचार तो होता ही है, एट्रॉसिटीज़ तो होती है, जुल्म तो कुछ होते ही हैं। तो उस वक्त फिर उनके जो जुल्म या उनकी जो एट्रॉसिटीज़ थी आम लोगों के ऊपर, उसका एक तरह के अलग तरह के रेपर्टोरी 5-6 प्लेस वो ऐसे बन गए, जिसमें शाह पत्थर है या मुग़ल पत्थर है, या कहें तो अपना डोगरा शाही के ऊपर प्लेस है, अंग्रेज़ पत्थर है। तो ये भी पत्थर उनके रेपर्टोरी में है। तो ये दोनों ये पत्थर करते थे। अच्छा, अब इसमें ये होता था जब ये परफॉर्मेंसेस होती थी तो लोग बड़ा मज़ा मस्ती में हंसते थे। अब ये जितने भी ये बाहर के राजा लोग ने रोल किया था, इनकी ज़बान अलग थी और कश्मीरी की ज़बान अलग थी। जैसे मुग़ल या अफ़गानी बोलता था, या मुग़लों की उस वक्त कोर्ट लैंग्वेज भी फ़ारसी थी, पर्शियन थी, उसके बाद पंजाबी लैंग्वेज थी, या डोगरी लैंग्वेज थी। तो इस लैंग्वेज का जो खेल है ये बहुत ही अच्छा इन्होंने दर्शाया है, क्योंकि जो राजसीय भाषा थी वो आम आदमी को समझ में आती नहीं थी। तो जब ऊपर राजा का जैसा कैरेक्टर जो उनको कुछ कहने को कह रहा है अपनी भाषा में, कह रहा है, पर्शियन में कह रहा है, या अफगानी में कह रहा है, किसी और लैंग्वेज में कह रहा है, ये आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है, और वो ना समझी के चक्कर में उसको पिटाई होती थी। बिकॉज इट वॉज लाइक एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास का कैरेक्टर जो जिसका कम्युनिकेशन का गैप है, क्योंकि दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं और ये छोटे छोटे प्रोफेशन से आते हैं। तो उस को भी बांडू ने इतना स्टाइलाइज बना दिया कि वो पिटना जो है, पिटना में पिटाई भी होती थी, और नाटक का 2 कैरेक्टर्स का क्लैश भी आता था सामने में,
और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ऐसे भी उछल कूद करते थे कि वो पिटाई भी लाफ्टर में कन्वर्ट हो जाता था, उसको भी कॉमिक रूप देकर ये आगे बढ़ा देते थे। तो ये एक तरह की कैटेगरी के नाटक हो गए। दूसरे में जैसे मैंने बोला कि कम्युनिटी सटायर हो गए, जैसे बकरवालों पे सटायर हो गया, बुहर पत्थर में बुहर मतलब बटों पे सटायर हो गया, फिर अपना क्या कहते हैं बातल पत्थर में बातलों पे सटायर हो गया, हांजियों पे सटायर हो गया। तो ये कम्युनिटीज़ पे सटायर हो गया। तो ये दो तरह के रेपर्टरी के प्लेस चलते थे इनके। एक प्ले है जिसमें, क्योंकि आपको पता अमरनाथ की यात्रा में बाबा जी लोग बहुत आते थे यात्रा पे, तो उनके साथ भी जो बीच में लोकल लोग मिलते थे, उनकी सेवा करते थे, मालिश करते थे, खाना बनाते थे, उस पर भी एक प्ले बना जिसको गोसैन पत्र कहते हैं, गोसैन जो आते हैं। तो ये इनका चलता रहा। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये 60s के दौरान 60s तक तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नेस्त नाबूदी हो गया था, मतलब कुछ था ही नहीं। मुझे याद है 60s के दौरान ही मेरे फादर मोतीलाल केमू ने, शायद क्योंकि उन्हें भी बड़ौदा से ट्रेनिंग करी थी, मॉडर्न ड्रामा में ट्रेनिंग करी थी, पहले उन्हें कथक सीखा था। तो जब वापस आ गए कश्मीर तो तब उनको लगा होगा कि यार फोक फॉर्म में कुछ चीज़ है, तो उन्होंने भी शुरू किया खोजना। तो तब उनको पता चले, क्योंकि इस बात में एक चीज़ और था कि जो गाँव में भांड होते थे वो पूरा गाँव भांडों का ही होता था, क्योंकि इंटर रिलेटेड होते थे सारे। तो उनको पता चला कि अकिनगाम में कुछ लोग किया करते थे, तो वो अकिनगाम पहुंच गए। दैट्स हाउ ही डिस्कवर्ड वन ऑफ द अदर पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम बांडपत्र, वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ कॉल्ड मोहम्मद सुभान भगत। और जब मोहम्मद सुभान भगत हमारे घर में आते थे, तो मुझे आज भी याद है, बिकॉज आई वॉज अ किड एट द टाइम, और स्कूल में पढ़ता था। वो आते थे तो इन्होंने उनको बताया कि भाई देखो, जो फॉर्म है आपके पास, जो आप करते हो, आप लोगों को जमा करो, तो इसको वापस हम पैदा करेंगे, इसका रिबर्थ करेंगे। एंड उनका वो एफर्ट हैज़ रियली पेड। उन्होंने फिर उनको, वो जाते थे, वहाँ रहते थे, उनके साथ सिखाते थे, मतलब एक तरह से कहे कि जो उनके वो नगाड़े या शहनाइयाँ, सुरनैयाँ, ढोल, एक्स्ट्रा जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, वो बिल्कुल जो जंग खा चुके थे, उसको वापस पॉलिश करके उस पूरे मोहल्ले में एक माहौल सा बनाया, जिससे लोगों पे वापस इंटरेस्ट आ गया। फिर उनके प्लेस तैयार करके श्रीनगर में टैगोर हॉल में शोज़ कराए, फेस्टिवल में जो उनको अवार्ड मिले। तो उनको देखते देखते पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ बांड थे, उनको लगा कि यार हमने भी तो ये ट्रेडिशन भुला चुके हैं हम लोग भी। तो उन्होंने वापस करना शुरू किया। और आज उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, मैंने भी थोड़ा इंटरेस्ट ले लिया। मैंने भी कई जगह 20-25 बांड ग्रुपों के साथ 20-25 वर्कशॉप किए, तो मैं इसको आगे और ऐड किया। फिर हमने परफॉर्मेंसेस ले गए, दिल्ली ले गए, बॉम्बे ले गए, और लखनऊ ले गए, कई और जगह ले गए। आज भी वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं। तो जब आपको थोड़ा सा रिकग्निशन मिलता है, तो आपको भी वो चाह होती है कि नहीं यार, इसमें कुछ है, ये आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से ये काफ़ी वापस इसने जन्म लिया। लेकिन जन्म के साथ साथ क्या होता है, एक तरफ से आप इसको प्रमोट करते हो ताकि आगे बढ़े, मॉडर्न हो जाए, इसकी क्लीशे चीज़ें हटा दिया जाए, इसको पॉलिश किया जाए। दूसरी तरफ से फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कश्मीर में कि यहाँ से आपने इसको पानी दिया ताकि पेड़ बड़ा हो जाए, पीछे से कुल्हाड़ी आ गई, उसने काट दिया, तो फिर वही हालत हो गई। अब ये जो दो तरह के नाटकों की सीरीज हुआ करती थी इनके पास, इसमें कुछ नाटक वापस गायब हो रहे। क्यों? जब मैं 2005 में कोई डॉक्यूमेंट्री करने गया था, मैंने सोचा था फीचर बनाया, तो मैंने कई ग्रुप में जाके ज़रा वो फलाना पत्थर करो, तो नहीं साहब ये नहीं कर सकते क्यों, वक्त ठीक नहीं है। फलाना करो, नहीं साहब वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो किंगडम्स पे, राजाओं पे जो सटायर था, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो शायद उन चीज़ों से खुश नहीं था, क्योंकि ये नहीं लगता था कि ये सदा हम पे सटायर करते हैं और हमारी नाकाबिलियत या नाकामिया या अधूरी चीज़ें जो है गिनते हैं, या कुछ मजहबी तौर पे भी कुछ लोगों को लगा कि ये नहीं, आप अफगानियों पे सटायर मत करो, आप लोग फलाने मुगल्स पे मत सटायर करो। तो ये एक डर सा उन्हें पैदा हो गया, तो उन्होंने उस तरह के नाटक करने बंद कर दिए। तो इसलिए वो ज़्यादा जोर देते थे जो 5-6 बचे हुए थे, जिसमें दर्ज पत्थर है, बकरवाल पत्थर है, वातल पत्थर, एक्स्ट्रा। लेकिन ये जिन कम्युनिटीज़ पे सटायर करते थे, वो कम्युनिटियाँ तब जिनको हम कहे पिछड़ा वर्ग था,
पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बच्चे वो एक अनकल्चर्ड सी सोसाइटी में रहते थे। लेकिन आज के टाइम में उनके बच्चे भी पढ़े लिखे बड़े हो गए, वो बड़े बड़े अच्छे पोस्ट पे, जैसे ये गुजर पत्र करते हैं, बकरवालों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, वातलों के बच्चे पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। तो उनको बहुत बुरा लगता है कि जब आप उनके सटायर करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो। तो जब ये कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो अगर कोई ऐसा पत्र किया, वहाँ कोई आदमी बोलता है कहता भाई साहब आप ज़माना ऐसा नहीं रहा, हम भी बदल चुके हैं। तो ये हमारे ऊपर जो ये आप गलाजत दिखा रहे हो, या हम इतने कल्चर्ड नहीं है, हम सटायर करते हो, हमारे ऊपर मजाक करते हो, हमारी लैंग्वेज पे मजाक करते हो, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज पे या हमारे लाइफ स्टाइल ऑफ लिविंग पे मजाक करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये वहाँ से फिर इनको ये मतलब सेंसरशिप आ गई, क्योंकि तो इस वक्त उसके बाद हालांकि मोहम्मद उस्मान भगत और कैमू साहब ने बहुत सारे नाटक लिखे थे इस फॉर्म को लेकर, जो अब वो करते भी हैं, लेकिन वो नाटक है जो बेस्ड है इस ट्रेडिशन पे। दे आर नॉट 100% ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर पॉलिश्ड है और उसको बिल्कुल स्टाइल आपने बांड पत्र स्टाइल में किया है, लेकिन उसमें आप कुछ एलिमेंट भूल भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बिकॉज कंटेंट और उसका फॉर्मेट अलग है। तो ये अब इनकी एक ये हो गया। दूसरा जो मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में दो प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, जिसको एक कुर कहते हैं, मतलब हंटर है जो ओके। तो ये कुर जो है, कुर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है बांस। मतलब एक बांस का डंडा है जिसको ऊपर से काट के वो, तो उसको एक रिदम की तरह वो मस्कर इस्तेमाल करता है, हिलाता है, तो उसके जो ऊपर वो कटी हुई गैप्स है उसमें वो आवाज़ आती है। लेकिन मैं एक बार ये सोच रहा था कि मैंने हर प्ले में, हर नाटक में बांट के ये कुर जो है, ये हंटर जो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक ऊपरी किरदार, राजसीय किरदार जो है, आम जनता को हंटर से पीटता है। तो मुझे लगता है ये शायद एक ऐसा प्रॉपर्टी इस पूरे फॉर्म में जुड़ गया जो पुराने वक्तों की अक्कासी करता है आज तक, दैट ऑलवेज द कश्मीरी ऑडियंस, द कश्मीरी पीपल हैव ऑलवेज सफर्ड थ्रू द हैंड्स ऑफ ऑल दोज किंगडम्स जिन्होंने उन पर रूल किया, क्योंकि हमेशा बाहर से ही हुकूमतें आई थी। तो इसलिए जो आम जनता है उसको कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट पिटाई और हंटर। So that may be the reason, but it's still a question of debate, and we can do a lot of discussions on that. मतलब अब ये है कि इस वक्त जो कश्मीर में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम मेरे हिसाब से 70-80 ग्रुप होंगे जो एक्टिव हैं, और ये 70-80 ग्रुप जो है इसी बीच में ये 10-12 नाटकों के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, बीच में कैमू साहब या M.K. रैना या 2-4 और लोगों ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। जैसे 90 में जब मिलिटेंसी आई थी, तो मिलिटेंसी का भी असर इस पे पड़ा। जैसे मैं बोला ना, एक तरफ से पानी दे के प्लांट को बड़ा करते हैं, उससे तो दूसरी तरफ से कुल्हाड़ी आके काट के जाती है। 90 में जब मिलिटेंसी थी, तो मिलिटेंसी में इनको भी थ्रेटन किया गया कि आप ये सब ड्रामे वामे बंद करो, क्योंकि ये हमारी मुहिम के ख़िलाफ़ है। अब इस पर काफ़ी डिबेट हुए, भाई इसमें क्या मुहिम के साथ, हम तो परफॉर्मेंस है, हमारी रोजी रोटी है, हम तो नहीं, ये सब बंद करो। और बंद करने के चक्कर में वही मोहम्मद उस्मान भगत जो पायनियर थे, थिएटर चलाते थे, जिन्होंने आप काफ़ी प्रमोट किया था कैमू साहब के बाद, तो उनको भी नज़रअंदाज किया गया। तो ही वॉज हाउस अरेस्टेड एंड अल्टीमेटली ही डाइड व्हाइल ही वॉज हाउस अरेस्टेड। एक कुपवाड़ा की तरफ एक ग्रुप था, उनका 10वीं में पढ़ता एक बच्चा था, जिसको आके बोला गया कि भाई ये थिएटर वेटर बंद करो। उसने बोला नहीं, ये तो हमारे बाप दादों का ट्रेडिशन है, हम तो चला रहा है। तो उसको किडनैप कर दिया, उसकी दूसरी दिन लाश मिली थी। वैसे एक कलाकार थी, एक लेडी थी जो टीवी में काम करती थी, तो उसकी भी डेड बॉडी मिली थी। सो दे इनडायरेक्टली दे वर थ्रेटन नॉट टू परफॉर्म। अब 4 साल तो बिल्कुल ही फर्दर ख़त्म हो गया। तो 4 साल में जितने बड़े कलाकार, बुजुर्ग कलाकार थे, जिनसे आगे बच्चे सीखते थे, वो बिल्कुल बंद हो गए। समझे क्लासेस ही बंद हो गए, आगे आदान प्रदान ही बंद हो गया। उन यंत्रों पे फिर से जंग लग गया, फिर से घर बैठे क्या करें, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें। तो वो मूवमेंट बिल्कुल पीछे चला गया वापस।
उसके बाद 4-5 साल के बाद केमू साहब ने सोचा कि तो उन्हें ये आते थे बांड मिलने के लिए, साहब क्या करें क्या करें। उन्होंने बोला ऐसा करो, शादियाँ तो होती है, शादी का त्यौहार तो किसी ने रोका नहीं अभी तक, तो शादियों पे जो बचनगमा गाने और मेहंदी रात को जाते हैं हम लोग, तो कहता है ऐसा कुछ नाटक लिखेंगे उस फॉर्म में जिसे आप लोग तैयार करो और शादियों में जो पूरी नाइट है उसमें प्ले करो। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसमें उन्हें हिमाल नेगरा और 2-3 प्लेस लिखे जो म्यूजिकल थे। तो एक ग्रुप मुझे याद है वुलर थिएटर में और वाथोरा थिएटर वालों ने ये के साथ उन्होंने ये तैयार किया। तो उसके बाद ये शादियों में जब शादी होती थी तो मेहंदी रात को ये जाते थे और वहाँ पर ये पूरी रात में ये प्ले करते थे और ये प्ले बहुत पॉपुलर हो गए। रात भर जब करते थे तो वहाँ बहुत ऑडियंस आती थी, लोगों को पता लगता था कि फ़लाना ग्रुप आ रहा है, फ़लाना नाटक करने आता, तो शादी में भीड़ बढ़ती थी। उस वक्त उन्हें कम से कम 1000-2000 शोज़ किए एक ग्रुप ने। और कई बार तो ऐसा भी हो रहा था कि लड़के वाले और लड़के वालों में जब आपस में शादी की बात होती थी तो वो ये कहते थे कि अगर हिमाल नेगरा नहीं हो गया तो शादी नहीं करेंगे। सो इट वाज अ कंडीशन कि आपकी शादी में फ़लाना ग्रुप आएगा और वो ये नाटक करेंगे तो हम आएंगे। तो उस वक्त से वो मिलिटेंसी के पीरियड में भी सर्वाइव कराने की कोशिश की गई। लेकिन अब जब इस तरह का नाटक था तो इसमें वो सारे एलिमेंट थे नहीं बांड पत्थर के, क्योंकि इसमें बिल्कुल कहानी और ओपेरा की तरह था, ये म्यूजिकल एंड डांस और कैरेक्टर्स के बेस्ड प्ले। उसके बाद मुझे याद है एक बार उन्होंने बोला सर अभी 4-5 साल हो गए तो लोग कह रहे कुछ करो 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 करो, तो उन्होंने वाथोरा में उनको बोला ठीक है, अल्लाह का नाम, भगवान का नाम, खुदा का नाम लेके अनाउंस करो। एक दिन आई थिंक 2000 में या 4-5 साल मिलिटेंसी की हुए थे, डोंट नो द डेट एग्जैक्टली। तो उन्होंने वाथोर में नेशनल बांड थिएटर है, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम कल पत्थर शुरू करेंगे। कल यहाँ मनशा साहब करके एक ज़ियारत है, वहाँ पर बहुत अच्छा ओपन एयर थिएटर है, एक पहाड़ी की चोटी है, नीचे ढलान है, फिर नीचे स्पेस है। और मैंने तो परफॉर्मेंस देखा नहीं, लेकिन मैंने फ़ोटोग्राफ्स देखे और मैं फ़ोटोग्राफ देखे दंग रह गया कि मतलब परफॉर्मर को परफॉर्मेंस करने के लिए जगह नहीं थी। इतनी क्राउड थी कि मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ लोग ही लोग थे। जो परफॉर्म करने वाले की जगह होती है, जो बीच में 10 फुट का घेरा या 11 फुट का घेरा, वो नहीं था वहाँ। तो फोटोग्राफ्स और वीडियो में मैंने जब देखा तो मतलब इवन द एक्टर्स वर परफॉर्मिंग इन द क्राउड। तो उस वक्त के बाद से वो जुनून देखकर, वो एक तड़प देखकर, वो एक एंटरटेनमेंट की डिज़ायर देखकर लोगों ने वापस फिर नाटक करने शुरू किए। और आज ऊपर वाले की दया से बहुत यंग जनरेशन जुड़ी हुई है। बहुत सारे वर्कशॉप भी हुए उसके बाद, क्योंकि नए तरह के नाटक लिखाने भी का भी प्रयास चल रहा है। लेकिन क्या है कि कश्मीर की स्थिति ऐसी है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और सबसे बड़ा झटका जो है कल्चर पे आता है, और कल्चर में भी सब बांड पत्थर पे आता है। बांड पत्थर पे चूंकि थिएटर पे इसलिए आता है क्योंकि इसे कंपोजिट आर्ट, इसमें सब चीज़ें चाहिए। ये पोइट्री नहीं है कि आपने अकेले लिख दिया, या गाना नहीं है कि आपने कहीं भी गा लिया किसी के घर में। ये आपको मजलिस में जाना है, लोगों में जाना है, लोगों को बुलाना है, ढोल नगाड़े बजाना है और परफॉर्म करना है। तो इस पे हमेशा कभी 100 दफ़ा 44, कभी कर्फ्यू, कभी कुछ, कभी थ्रेट, कभी ये करते करते ये चलता जा रहा है। अब मैं खुद भी 1-2 साल से मैं सोच रहा हूँ कि जाके, अब क्योंकि मेरे फादर तो गुजर गए तो कई सारे बांड थिएटर वाले कहते हैं सर आप आ जाओ। तो मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई, आना तो पड़ेगा ही, करना तो है ही, लेकिन अब हमें थोड़ा सा तैयार रहना है कि हमें थोड़ा सा फॉर्म को चैलेंज लेकर 19-20 चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। क्यों, जो पुराने फनकार थे, सुनने बजाने वाले, बहुत चले गए। यंग जनरेशन इतने भी उस्तादी की तरफ बढ़ी नहीं है। कंटेंट को हमें चेंज करना है, आधुनिक प्रॉब्लम को भी हमें प्लेज में लाना है। तो ये करने के लिए तैयार हो जाओ। ये करने के लिए अभी एक वर्कशॉप करनी थी, लेकिन कोविड ने फिर हमें पीछे धकेल दिया। तो आई थिंक 2021 में हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि एक नई तरह से बांड पत्थर को एक फॉर्म तो बहुत अच्छी है, फॉर्म तो मज़ाया ही रहेगी, लेकिन कंटेंट बेस पे कंटेंट को हम
19-20 करके इसको आधुनिक बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ से आपको कंपटीशन आता है टीवी से, थिएटर, टीवी फिल्में से, अब तो मोबाइल भी आ गए, तो लोग मोबाइल भी वीडियो फिल्में बनाने लगे हैं। और जो नई जनरेशन है उसको हम उस तह तक जाने की कोशिश नहीं, देयर इज़ नो कॉन्क्रीट अटेम्प्ट टू टीच द न्यू जनरेशन अबाउट दिस फॉर्म्स। तो हम उनको ये कैमरा, फलाना कैमरा, वीडियो फिल्म, शॉर्ट फिल्म कैसे बनाओ, उसमें ऐसे भेज दो, एंट्री भेज दो, अवार्ड मिलेगा, फलाना मिलेगा। जहाँ तो मुझे याद है, मुझे नहीं लगता पिछले 10-12 सालों में कोई ख़ास भांडपत्र के नए फनकारों के साथ किसी ने वर्कशॉप भी की होगी। तो आपस में बेचारे बच्चे लोग जो भी करते होंगे, अपनी मीटिंगें करते हैं, अपना छोटा मोटा नाटक तैयार करते हैं। क्योंकि मुझे मैसेजेस मिलती रहती, मैं देखता रहता हूँ, ख़ासतौर पे नेशनल बांड थिएटर वाथोरा के जो कलाकार हैं, क्योंकि मैं तो उनको उनके बाप दादाओं के साथ काम किया हूँ। और ये जो टीम कर रही है वो बिल्कुल बच्चे थे उस वक्त, जिनके नाक में कहता बहती थी उस वक्त, और आते थे पूरी जमघटे में, भीड़ में बैठा करते थे बच्चों की तरह। अब वो बड़े हो गए तो उनको थिएटर करते कि मुझे अंदर से वाकई इतनी खुशी होती है। तो मैं बड़ा मतलब ये खुश हो जाता हूँ कि यार ये वही बच्चे हैं। जब मैं इनके पिताओं के साथ, तो दादाओं के साथ वर्कशॉप करता था, ये तब 5 से लेकर 15 साल की उम्र तक थे, वो सामने बैठ के देखते थे। तो उनके जहन में जो रहा उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि स्पार्क है, लोग देखने वाले भी बहुत है, सरकार की तरफ से कोई प्रमोशन नहीं है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े ज़मींदार थे, जो एक टाइम में इस फॉर्म को ज़िंदा रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है मुझे कि जब ये फॉर्म ज़िंदा क्यों रहा, ये ज़िंदा नहीं रहा कि सरकार ने इसको पैसा दिया। इसकी ट्रेडिशन यही थी कि जब ज़मींदार का ज़मीन की फसल कटती थी, फिर ये बांड लोग महंगे के लिए जाते हैं। महंगे एक नाटक भी है कि मुसाब का महंगाई मीन्स ये जाके इवन राजा के पास भी कि भाई ये साल बहुत अच्छा हुआ, रेवेन्यू अच्छा आ गया, तो राजा के आंगन में जाके डांस करते थे। वो उनको पूछता था, भाई रियाया सुखी है, हाँ साहब सुखी है, सब ठीक है, हाँ साहब सुखी है, तुम क्या मांगने आए? सब हम मांगे के लिए आए हैं। तो राजा को अपनी मर्जी से वो पूरे साल भर के लिए खुराक, साल भर के कपड़े वपड़े सब देता था इनको। तो ये खुश हो जाके निकल जाते थे। जब राजा नहीं रहे तो फिर ज़मींदार रहे, फिर ज़मींदार के पास जाते थे, साहब आपकी फसल अच्छी कटी है, फलाना हो गया, ये हो गया, आपकी बरकत दे, फलाना दे। तो ज़मींदार भी इनको इनके अपना अनाज वनाज दे के पूरे साल भर के लिए इनको सिक्योरिटी मिलती थी। लेकिन अब तो वो राजा है, वो तो ज़मींदार है, वो सरकार को पड़ी नहीं है। सरकार इनको तभी बुलाता है जब किसी को वेलकम करना होता है, कोई बड़ा राजा आ गया, भाई चलो भाई बैंड बाजा बजाओ, आगे आगे, वो पीछे वेलकम करता है कि उसको दिखाए। तो ये एक ऐसा है गया शो पीस रह गया है। जैसे एक आज के ज़माने में मॉडर्न मार्केटिंग में ना, जो चीज़ मेन चीज़ है वो डिब्बे के अंदर रहती है, लेकिन डिब्बे पे बहुत सजावट होती है। डिब्बा देख के डिब्बा बिकता है, जो अंदर का माल है वो कोई नहीं देखता है। तो इनकी हालत भी वैसी हो गई। अब इसके लिए वो थोड़े से खुद भी जिम्मेदार है, क्योंकि इनमें यूनिटी भी नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। उसको भी कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीच में इनकी यूनियन बनी थी, फिर आपस में गए थे प्रेजेंटेशन दे के, लेकिन कुछ नहीं कहता। वो कलाकार की एक बदकिस्मती है जो इनके साथ भी जुड़ी हुई है। फोक फॉर्म बांड पत्थर का ये है। अब जब ये जैसे मैंने कहा कि हमने नए नाटक करने की कोशिश की, तो एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया कुछ साल पहले कि एक मैंने पत्थर देखा था जो आर्मेन पत्थर इज़ ए सटायर ऑन द कम्युनिटी जो विच ग्रोज द वेजिटेबल ग्रोअर्स के ऊपर वो सटायर था। तो मैंने अपने केमू साहब से कहा, मैंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अब ये वेजिटेबल उगाते हैं, इसके साथ ज़मीन, इसके साथ जंगल, इसके साथ पानी, इसके साथ पहाड़, 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो अगर इसको हम सब चीज़ों को मिला के एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज, वो कटिंग ऑफ जंगल्स, पेड़ काटना, बिल्डिंगें बनाना, तो सब्ज़ी उगाने के लिए कोई जगह नहीं है, ये सब प्रॉब्लम में डाल के फिर इसको थोड़ा सा मॉडर्न करते हैं। तो आर्मेन पत्थर ही नाम रखा उसका, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा ये कंटेंट बढ़ा दिया। सो वी टॉक्ड अबाउट ऑल दिस इश्यूज। एनवायरनमेंट वाज द मेन इशू इन दैट, कटिंग ऑफ जंगल्स एंड ऑल दिस, लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को आपने कॉमर्शियल में कर दिया, कन्वर्ट मॉल बना दिया, फलाना कर दिया, तो ये सब्जियां कहाँ से जाएगी। पानी को आपने
टैक्स लगा दिया या डिमार्केशन कर दिया, नहर को इधर से उधर घुमा दिया तो देयर इज नो वाटर फॉर इरिगेशन। तो ये सब चीज़ें उसमें आती थी एंड इट वाज अ वेरी गुड सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट विच वी डिड दिस प्ले इन बारहमा फेस्टिवल आल्सो इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो मेन मकसद ये है कि पीपल हैव टू थिंक नॉट ओनली फॉर बांडपत्र बट फॉर अदर फॉर्म्स, बिकॉज मैं इस बात को हमेशा प्रमोट करता हूँ कि नई जनरेशन को नए तरीके से सोचना पड़ेगा। इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। जो अच्छी चीज़ें हैं फॉर्म में, सिंपल है, उसको मेंटेन करो। कंटेंट लूज़ होता जा रहा है, कंटेंट बोरिंग होता जा रहा है, कंटेंट को मॉडर्नाइज करो, लोगों को रिलेट करो, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि यार ये 50 साल से यही दिखा रहे हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पे कश्मीर प्रोविंस में जहाँ ये बांडपत्र चला, लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं है। दिस नथिंग। सिनेमा हॉल नहीं है, थिएटर नहीं है, कुछ नहीं। या तो शादियों पर नाच गाना होता है या तो फिर ये बांडपत्र होता है। 80s 90s में जब मैं वर्कशॉप करने जाता था, मैं 1 महीना कंटिन्यूसली रिहर्सल करता था ओपन में, चाहे वो वाथोर हो, चाहे वो बुमई हो, चाहे वो कुपवाड़ा हो, चाहे इकनगाम हो। मतलब पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक रिहर्सल के दौरान भी कम से कम 50-1 लाख की ऑडियंस होती थी। और ऑडियंस अपनी जगह बैठती थी, हमारे लिए जगह छोड़ती थी रिहर्सल के लिए। और जब हम बांडों के साथ में जब ट्रेनिंग करता था, मैं सिखाता था, तो उनको सारी लाइनें याद होती थी। बोलते थे साहब ये लाइन भूल गया, साहब जी आप ही भूल गए। मतलब हमको ही बता दें, क्योंकि देयर इज नो रिटन स्क्रिप्ट। वो बांड चूँकि अनपढ़ थे तो इनको स्क्रिप्ट दे नहीं सकते थे कि मतलब आप याद करो। तो इनको वर्बली जैसे बच्चों को ना, अच्छा फिर तुम ये बोलना, फिर तुम ये बोलना, फिर तुम ये बोलना। एक बार का वाकया है कि मैं इनसे डांस करा रहा था, तो इनको बोला था दायां पाँव निकालो, तो बहुत सारों को याद नहीं रहता था कि दायां पाँव कौन सा है। तो मैं 2 दिन सोचा, मैं कहा तुमको बोला दायां पाँव, कहता दायां तो निकाला। मैं कहा ये बायां है, दायां नहीं है। तो ये दायां बाएं के चक्कर में फिर मैंने एक दिन छड़ी ले ली और मैंने हर किसी के दाएं पाँव में थोड़ा सा मारा। मैं कहा थोड़ा दर्द हो रहा है, कहता हाँ। मैं कहा दर्द वाला पाँव जो है दायां है और जिसमें दर्द नहीं हो रहा है वो बायां है। तो जब मुझे बोला था दायां, तो मैं बोलता था दर्द वाला पाँव पहले निकालो। सो दिस इज हाउ वी हैव टू टीच देम द स्क्रिप्ट्स, दिस इज हाउ वी हैव टू मेमोराइज देम द स्क्रिप्ट्स। सो इसमें जो ऑडियंस बैठी रहती थी, 50 से 1 लाख तक की ऑडियंस, वो इनका रोज इनको बताती थी रोज इनको बताती थी कि आप ये जो है लाइनें भूल रहे हो, आप मोटे हो गए हो, आप लेट हो गए हो, आपको क्यों नहीं याद रहता है। बिकॉज इंटरनली हो सकता है उनके रिलेशंस भी हो उनके साथ। तो ये सब ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोगों में बड़ी चाह है देखने की। पीपल आर रियली वेटिंग टू सी गुड परफॉर्मेंसेस, गुड ह्यूमर, गुड स्क्रिप्ट्स। लेकिन जो बेचारे करने वाले हैं उनके पास जब जरिया ही नहीं है जीने का, तो वो 24 घंटे इस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसलिए वो दिन में कुछ अलग काम करते हैं, नौकरियां करते हैं या मजदूरी करते हैं या कुछ बेचते हैं, दुकानदारी करते हैं। फिर शाम को 1 घंटा आके ये ट्रेडिशन जो है फैमिली का चला रहा है इसको करते हैं। फिर ये कैजुअली रिहर्सल करते हैं, चलो यार मंशा साहब की ज़ियारत पे जाना है, उर्स है तो चलो कर लेते हैं, फलानी जगह जाना है तो उर्स करते हैं, या फिर कोई सरकारी प्रोग्राम आ गया। तो ये खाना पूर्ति की तरह होता है। मैं उनको बोलता हूँ हम लोग खाना पूर्ति करते हैं बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। मतलब यू हैव टू पॉलिश करना पड़ता है। आपके कॉस्ट्यूम भी अब अच्छे होने चाहिए, आपके मेंटेनेंस होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि जैसे आपने पानी दे के पेड़ को बड़ा कर दिया, तो आप उसके बाद कुछ ऐसा दौर आ जाता है कि वो पेड़ कट जाते हैं। अब ये सही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीमें हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीमें। अब मैं JNK की बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में एक एकेडमी है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर JNK एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। ये शायद तब बनी थी जब न कश्मीर में आर्ट था, ना लैंग्वेज को किसी ने बढ़ावा दिया, ना कुछ था। और तब से लेके आज तक ये JNK आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, मतलब ये एक ऐसी कल्चरल ऑफिस है जिसने तमाम लैंग्वेजेस, आर्ट फॉर्म्स, परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग हो, शायरी हो, सब चीज़ों को एक ही एकेडमी मैनेज कर रही है। मैं
बोला, मैंने बताया भाई जब से ये एकेडमी बनी है तब से जितने आर्ट फॉर्म्स है, चाहे पोइट्री अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट बन गया, पेंटिंग अपने आप में सब्जेक्ट बन गया, फोक आर्टिस्ट, फोक सिंगिंग, फोक म्यूजिक, फोक डांस अलग अलग बन गए, तो कम से कम इस एकेडमी के 3 हिस्से 4 हिस्से कर दो ताकि हर चीज़ को बढ़ावा मिले। वरना क्या आता है, कभी सिर्फ मुशायरे ही होते हैं साल भर के लिए, कभी डिबेट ही होते हैं, कभी पोइट्री स्टेशन ही होते हैं, कभी छकरियाँ ही होती है। तो थिएटर को भी एक बाद में 2% चलो भाई इनको भी कर लो। तो सबसे बड़ी बात यह है जो मैं इस माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी बनी है तो नए प्लान्स बन रहे हैं कि एकेडमी को 3-4 हिस्सों में बन दीजिए आप, चाहे संगीत अलग कर दीजिए, नाटक अलग कर दीजिए, ललित कला एकेडमी अलग कर दीजिए और साहित्य अलग कर दीजिए। लैंग्वेज जो है वो साहित्य को दे दीजिए, नाटक दे दीजिए नाटक को संगीत दे दीजिए और ललित कला को पेंटिंग दे दीजिए। इससे भी कम से कम बढ़ावा मिलेगा हर आर्ट फॉर्म को। लेकिन ये कब होगा कुछ पता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें बहुत अच्छी स्कीमें हैं कुछ, लेकिन क्या करें, हमारे फोक आर्टिस्ट तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो प्लान भी नहीं बनाना आता है। वो जो प्लान बनाना आता है वो वैसा ही होता है, कभी कभी जैसे वो बिल्लियाँ, एक बंदर और 2 बिल्लियों वाली जो बिल्लियाँ लड़ रही थी पनीर पे, तो बंदर ने बोला मैं बताता हूँ कैसे इससे करने हैं, तो पता चला सारा बंदर ही खा गया, तो बिल्लियों को कुछ मिला नहीं। तो बहुत से ग्रुप्स में बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, सो दे डोंट नो हाउ टू मेक ए स्कीम, दे डोंट नो हाउ टू मेक ए प्रोजेक्ट, दे डोंट नो व्हेन टू अप्लाई, दे डोंट नो हाउ टू डू द प्रेजेंटेशंस, बिकॉज ये मॉडर्न सिस्टम हो गया। तो इसके बारे में भी मैं दरखास्त किया था एकेडमी को वर्बली, हालांकि आई डिड नॉट राइट देम। आई सेड कि यू शुड सेंड सम पीपल ऑफिशियली एंड ट्रेन देम कि भाई आपको दरखास्त कैसे बनाना, प्रपोजल कैसे बनाना है, क्योंकि प्रपोजल नहीं बनाओगे, फाइल नहीं बढ़ेगी, तो आपको कुछ सैंक्शन ही नहीं होगा। कब आएगा किधर? अभी जैसे आज का वेब का ज़माना, आप तो वेब पे सब देखो, अरे कहाँ पर, वहाँ बिजली नहीं है, नेट नहीं चल रहा है, तो आदमी कैसे वेब पे देखेगा कौन सी स्कीम का कब कौन फॉर्म कब निकला और कब इसमें लास्ट डेट है और कब लिस्ट निकला, कब प्रेजेंटेशन है। तो इसलिए ये है। और फिर बिचौलिए भी हैं, बहुत सारे लोगों का धंधा इसी पे चल रहा है कि चलो इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके, लेकिन वो तो चलता रहेगा। मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली एक फ़नकार को ही जागना है, एक फ़नकार को, एक ग्रुप को ही जागना है, और जो इस फॉर्म में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब ये फॉर्म आगे बढ़ेगा तो आपकी स्टेट भी आगे बढ़ेगी, आपकी लैंग्वेज भी आगे बढ़ेगी, आपका कल्चर भी आगे बढ़ेगा, आपकी ट्रेडिशन भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी आपकी एक पहचान भी होगी। ये पहचान में मुझे सच में याद आ गया कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फर्स्ट ईयर में गया था, तो एक टीचर क्लास में आई, तो उसने एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स के थिएटर के फॉर्म्स के नाम लिए, और मुझे तो ऐसा लगा कि यार मेरे थिएटर के बारे में तो नाम नहीं लिया इसने, तो अगर इसको भी शायद मेरे थिएटर के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी बांड पत्थर है, हमारे यहाँ बांड पत्थर है, तो शायद इसको पता नहीं होगा। और मैंने उनको बाद में पूछा, कहता वैसे, उसने बोला मैंने सुना है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं हो, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा जानती नहीं। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया, अगर ये लोग जानेंगे नहीं तो मेरे बारे में कैसे जानेंगे। मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी आइडेंटिटी इसी से है। कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि मतलब एक ग्रुप आया था, शायद कुछ संगीत नाटक एकेडमी का फंक्शन था, और एनएसडी के बगल में ललित कला एकेडमी का गेस्ट हाउस था, तो वहाँ ही रुके थे। तो मैं सुना कुछ शहनाई बज रही है, मैं गया वहाँ पर, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, तो मुझे पता चला कि एक कश्मीर से एक बांडों का ग्रुप आया जो परफॉर्म करने आया संगीत नाटक एकेडमी किसी फेस्टिवल में। तो मैंने उनको बोला ऐसा करना, कल सुबह ये जो है दीवार क्रॉस करके इधर हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कंपाउंड है, इसमें तुम 9 बजे, क्योंकि 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो सब नाश्ता कर रहे होंगे, तुम लोग शहनाई बजा के एक दर्ज पत्र शुरू कर लेना। तो उसने बोला साहब जैसा आप कहोगे, क्योंकि मेरे फादर की इज़्ज़त करते थे, तो मैंने बोला मैं फलाने का बेटा हूँ। तो उन्होंने बोला साहब सर आँखों पर। तो मैंने कहा ये शुरू कर लेना और बस, और कुछ नहीं करना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये कर लेना। तो ये मैंने सस्पेंस रखा, मैंने एनएसडी में किसी को नहीं बताया। जैसे सुबह हम नाश्ता कर रहे थे, अब बाहर से आवाज़ आई, जैसे गाना बजने लगा, तो लोगों ने बोला ये आवाज़ कहाँ से रही, लेकिन मैं थोड़ा भागा, ये गाना बजा रहे थे, तन डोले मेरा मन डोले दिल का गया करार। मैं गया, मैंने कहा ये क्या बजा रहे हो? कहता साहब यहाँ ये फिल्मी गाना बजा रहे हैं। मैं फिल्मी गाना क्यों बजा रहे हो, अपना मुकाम बजाओ। कहता यहाँ किसी को समझ नहीं आएगा। मैं कहा तुम उसकी चिंता मत करो,
समझ आएगा सब, आप अपना मुकाम, तो मुकाम मैंने चेंज कर दिया। इतने में लोग जमा हो गए आने, कुछ नाश्ता लेके आए, कुछ चाय लेके आए, और ये पत्थर शुरू हो गया। तो अब उन्होंने पूछा यार ये क्या, मैंने कहा यार ये बांड पत्थर है, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग टू, ये मेरे स्टेट का फोक फॉर्म है, वो ये मेरी आइडेंटिटी है। उसके बाद जो सवाल जवाब हो गए, उसके बाद जो सब लोग नाचने लगे, उसके बाद जो सब मस्ती आ गई। तो कारण साहब वहाँ थे, डायरेक्टर थे, तो ये सब चले गए, इनको मैं नाश्ता वाश्ता करा दिया। मैं कहा चलो बैठो। तो कारण साहब मुझे बुलाया कि यार बहुत अच्छा तुमने किया, ये इट वॉज़ अ वेरी गुड प्रोडक्शन, लेकिन अब तुम ये बोलो इनको कुछ पैसा वैसा देना चाहिए ना। मैं कहा सर वो तो आपके हाथ में है, कुछ पैसा अरेंज किया, कहता ये जाके उनको NSD की तरफ से दे दो। एंड आई वेंट, आई सेड कि भाई NSD बहुत खुश हो गया, और मैं सबसे ज़्यादा खुश हो गया, बिकॉज मेरी आइडेंटिटी और मेरी शिनाख्त हो गई आज कि मैं किस थिएटर फोक फॉर्म को बिलोंग करता हूँ। तो ये जब हुआ, उसके बाद उस टीचर की ज़ुबान पे बांड पत्थर सबसे पहले आता था, वो बाकी फॉर्म्स के बाद में आते थे। तो दिस इज़ हाउ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी आइडेंटिटी बनती है। आज भी जितने बच्चे कहीं भी जाएं, वो पहले बोलता है मैं कश्मीरी हूँ या फलाना हूँ या पंजाबी हूँ, तो लोग बोलते हैं यार चलो यार कुछ पंजाबी फोक सॉन्ग या कश्मीरी, अरे आप कहते मुझे कश्मीरी सॉन्ग नहीं आता है, मुझे कश्मीरी डांस नहीं आता है, मुझे कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं, फिर कैसे कश्मीरी हो तुम भाई। तो ये जो आजकल नई ट्रेंड चली ना, अंग्रेजी स्कूल में जाना है, अपनी मदर टंग नहीं बोलना, अपनी मदर टंग के गाने नहीं गाना, अपने मदर टंग का लिबास नहीं पहनना, अपनी मदर टंग वाली चीज़ें नहीं याद रखना, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ लोग आपको बोलते हैं आप पिछड़े हो, क्योंकि अभी तो आप इसी लैंग्वेज में बात करते हो। ये सब फेक है। ऐसे लोगों से मैं सबको बोलता हूँ डरो मत। आप पहले, सबसे पहले यू शुड रेस्पेक्ट योर लैंग्वेज, यू शुड रेस्पेक्ट योर कल्चरल फॉर्म, यू शुड रेस्पेक्ट योर स्टेट, यू शुड रेस्पेक्ट योर स्टेटहुड, यू शुड रेस्पेक्ट द कल्चर विच यू बिलोंग टू, बिकॉज दैट्स योर आइडेंटिटी, अदरवाइज यू आर लॉस्ट। आपकी कोई शनाख्त नहीं है, बिकॉज यू डोंट रिप्रेजेंट एनीवन। देन तो उसके बाद 1980 में जो मैंने पहला नाटक किया था, NSD की वर्कशॉप हुई थी कश्मीर में, उसमें भी मैंने एक फोक फॉर्म पे पालने का पूत किया था, जो बाद में दिल्ली जम्मू में शो किए थे। सो दैट्स हाउ आई गॉट एसोसिएटेड विद दिस फॉर्म। लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी चीज़ें बदल गई, तो मैं फिर निकल गया, कश्मीर से बाहर निकल गया। देन आई वेंट टू केरला, फिर मैं लखनऊ पहुंच गया। लखनऊ के पहुंचते पहुंचते फिर देन आई केम टू बॉम्बे। बॉम्बे में टीवी करने लगे, टीवी के साथ फिर टीवी से फिल्में, फिर फिल्म क्राफ्ट कैसे होता है इसको समझने की कोशिश की। तो मेरे हाथ से भी थिएटर काफ़ी टाइम के लिए छूट गया। इट वॉज़ ओनली इन 2009 कि मैंने थिएटर करना वापस शुरू किया। तो 2011 से मैं वापस जम्मू जाके साल में एक नाटक करता रहता हूँ। लेकिन एक्सोडस के बाद 1990 के बाद, चूँकि कश्मीर आना जाना बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, सो एक जो गिला है वो ये है कि दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू गिव टाइम टू माय फोक थिएटर, कि मेरे बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं वहाँ जिनको मेरी वाकई ज़रूरत है, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो अब तब तो घर था, तो जाते थे तो घर के साथ साथ ये काम भी करते थे। लेकिन अब स्पेशल मिशन बना के ही जाना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आगे तैयारी करता हूँ। तो अगर आपको कोई किसी को कोई सवाल पूछना है वो पूछ सकता है, क्योंकि इस फॉर्म आई थिंक जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। इंस्टेड कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस फॉर्म के बारे में, तो हम हाजिर हैं। इस फॉर्म ने मुझे बहुत सिखाया, बेस्ट सिंगर्स, बेस्ट ट्यून्स जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए। और बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज की वजह ये हुआ कि जब शायद ये एक ज़माने में संस्कृत में भी करते थे, हिंदी में करते थे, तो जब मैंने 1970s में पहला प्ले किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई थी, क्योंकि वो हिंदी या संस्कृत का या फारसी का कश्मीरियत हो गई थी। तो ना कश्मीरी वर्ड था वो, ना फारसी वर्ड था, ना वो संस्कृत वर्ड था। क्योंकि आपको शायद पता है कि नहीं है, जो ये सूफियाना म्यूज़िक हम गाते हैं तो इसको अभी भी फ़ारसी कहते हैं। क्योंकि जब मैं जाता हूँ उनको भाई सुनाओ, कहते क्या सुनेंगे, कश्मीरी सुनेंगे कि फ़ारसी सुनेंगे, तो मैं कहता था सूफियाना सुनाओ। तो सूफियाना लोगों से उनको समझ नहीं, उनको फ़ारसी गायकी, तो हो सकता है उसमें वो एलिमेंट्स थे वहाँ पर। हालांकि मैंने जब थोड़ा सा आगे बाद में स्टडी किया तो मैं भी जब घूमा था, मतलब आई वांट टू उज़्बेकिस्तान में गया था, तो खीवा करके एक जगह है, वहाँ म्यूज़ियम में गया
तो वहाँ मैंने काफ़ी सारे जो उनके म्यूजिशियंस थे उनकी फ़ोटोएँ देखी, जिनके पास ऑलमोस्ट सेम टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे जो हमारे यहाँ, जैसे कश्मीरी रबाब है या कश्मीरी सारंगी या कश्मीरी सितार है। उसके बाद जो उनके मुकाम थे, मुकाम दुगा, मुकाम, तो मुझे ये लगा कि यार ये मुकाम तो हमारे यहाँ भी है। देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग द रिजेम्बलेंस करके मुझे इंटरेस्ट आ गया। तो मुझे लगा कि ये लगता है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन दिस प्लेस एंड कश्मीर, बिकॉज म्यूज़िक, क्योंकि वहाँ भी रबाब है, अफ़गानिस्तान में भी रबाब है, कश्मीर में भी रबाब है। तो ये पूरे बेल्ट में एक रबाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद मैंने वहाँ बचनगमा भी देखा, बिल्कुल सेम स्टाइल है बचनगमा, लेकिन फ़र्क ये था कि वहाँ लड़कियाँ नाचती थी और यहाँ हमारे लड़के नाच, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को अभी भी वर्जित है, क्योंकि बांड पत्थर में भी शायद ये मैं कहना भूल गया है कि अभी तक लड़कियाँ नहीं आती हैं, सारे लड़कियों के पात्र जो है लड़के ही करते हैं। मैं 2005 में डॉक्यूमेंट्री बनाने गया था, उस वक्त कुछ लड़कियों ने बोला था कि हम करने को तैयार है। हमने बोलना शुरू किया जैसे ये लड़कों की रिवायत है, ट्रेडिशन है, उनके पेरेंट्स को दी है, तो हमें क्यों नहीं, हम भी करेंगे। तो कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो अभी तक इतना सक्सेसफुल नहीं है, उसकी भी बहुत सारी वजह होंगी। लेकिन अभी तक यही है कि जो फीमेल पार्ट्स है, वो मेल ही करते हैं। और जहाँ तक किसी सज्जन का पूछना है हाउ इम्पोर्टेंट रोल हैव टू लिव म्यूजिक एंड सिंगिंग इन दिस फोक फॉर्म, विदाउट म्यूजिक एंड सिंगिंग दिस फॉर्म इज ज़ीरो। Not only this, most of the forms are zero, because theatre, folk theatre हो गया, folk theatre is a composite art. It has got every element in it. There's drama in it, there's costume in it, there's all the techniques, there's music, there's dance, there's poetry, there's singing. तो एक टाइम में ये था कि जिसको गाना नहीं आता था, डांस करना नहीं आता, तो उसको पहले सिखाया जाता था, तब उसकी एंट्री कराते थे, वरना यू कांट डू दैट। और उसके बाद आपके एक ह्यूमर तो आपके, खैर वो तो बैठे में कश्मीर लैंग्वेज में बहुत ह्यूमर है, सटायर है, ये तो आम भाषा में भी हम मजाक और तंज करते रहते हैं, जो अगर जो इस भाषा से वाकिफ़ नहीं होगा तो उसको बुरा भी लगता है कहीं, क्योंकि हम सीधी तरह बात नहीं करते हैं। कश्मीर के मेरा ये अपना मानना है कि कश्मीरी लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ सटायर एंड ह्यूमर, तंजिया लैंग्वेज है ये। तो ये शुरू ही करते हैं, जैसे आपने किसी को पूछा भाई आप कैसे हो, अच्छा अब मेरी याद आई, अभी तक तो भूल गए थे, अच्छा भाई चाय पियोगे, अच्छा पूछने की बात है, मतलब आप सीधे जवाब नहीं देते। तो ये इसमें बड़ा मजाक भी आता, मज़ा भी आता है, और ये तंजिया भी है, वो है। तो इसलिए ये लैंग्वेज भी मोहम्मद सुभान भगत वॉज नॉट फोर्सिबली किल्ड। Somebody has asked the question whether Mohammad Subhan Bhagat was killed. Ashwini Chatli, great to see you after a long time. Mohammad Subhan Bhagat was kept house arrest because उसको पूछा गया था कि आप दिल्ली मीटिंग करने क्यों गए थे, because he must have gone to Delhi or Chandigarh for a meeting. तो जब वो मीटिंग से वापस आ गया, so then he was threatened that in this time you are not supposed to join hands with the Indian government, so why did you go? So he was kept house arrest and he died during that house arrest also. Because I have interviewed his wife, which said about all this. तो खैर मुझे भी पता था ये। इस वक्त कम से कम मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो 70 से लेकर 90 ग्रुप तक है, छोटे बड़े एक्टिव ग्रुप्स। इसमें कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो जैसे बांड पत्थर करते हैं, बांड पत्थर के साथ साथ एक और है हमारे डांस कलाकार जिसको हम दमाली डांस कहते हैं। दमाली डांस जो है वो पूरे डांस का आइटम करते हैं, जिसमें रास भी एक एलिमेंट है जो कनेक्ट करता है बाकी फॉर्म्स के साथ। गुजरात में जैसे डांडिया खेलते हैं वैसा ही उसमें रास भी है, तो वो भी बांड पत्थर का एक एलिमेंट है। तो कुछ ग्रुप है जो सिर्फ उस डांस को, डांडिया डांस, दमाली डांस को प्रमोट करते हैं। तो उनको मिला के मेरे हिसाब से इस वक्त कुछ नहीं तो कम से कम 70 से लेके 90 ग्रुप तक होंगे, 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे मतलब कश्मीर में स्प्रेड है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में। लेकिन जब हम थे तब हमें शायद 10 या 12 ग्रुप ही दिखते थे। अब ये एक और प्रॉब्लम है ना, एक ग्रुप के 4 हो जाते हैं, 4 के 8 हो जाते हैं, क्योंकि आपस में
तो मैं हो गई, वो ग्रुप बनना शुरू हो गया। दूसरी लैंग्वेज में सागर साहब, दूसरी लैंग्वेज में नाटक किए गए इसके, लेकिन नॉट पत्थर नहीं किया गया, प्रॉपर पत्थर जो है, जैसे बांड दुआई करके गेमू साहब ने लिखा है, वो बांडों के ऊपर है, वो बांड उसमें प्ले के अंदर प्ले है, वो हिंदी में भी खेला गया, कश्मीरी में भी खेला गया, बट दैट्स अ मॉडर्न प्ले। जो ओरिजिनल जो 12-13 रेपेटायर में कंपनी रेपेटायर में जो प्लेज है वो अपनी मातृभाषा में ही खेलते हैं, और उसकी अब स्क्रिप्टें लिखी गई, अदरवाइज वो तो बस मेमोरी पे ही चलता था, क्योंकि उसमें लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन होती है, बिकॉज इम्प्रोवाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बांड पत्थर। जैसा जैसा ऑडियंस होगा, अगर ऑडियंस प्ले देख रहे हैं, ऊपर से एक जहाज़ उड़ गया तो वो जहाज़ को भी कनेक्ट करता है ड्रामा के साथ, वो पीछे से अगर ट्रक हो गया, किसी बच्चे ने शोर किया है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसको भी कनेक्ट करते हैं। तो ये विट एंड पावर तो कनेक्ट, सो ये उसके एक्टर की अपनी एक एक्सटेम्पोर क्वालिटी है जो वो स्क्रिप्ट पे इम्प्रोवाइज करता है और उसको कंटेम्पराइज करता है। दैट्स द बेस्ट थिंग, तो दैट्स हाउ इट कीप्स इट मोस्ट लाइवली और कंटेम्पररी बना के रखता है उसको। तो there's a question that what inspired you to continue work for this folk form is because as I told earlier, there were two things. One, because my father was a pioneer in giving rebirth to this form and taking it to where it reached in 90s and till I think 90 तक. And the second thing was because when I went to National School of Drama, तो मुझे भी ये लगा कि जो मेरा गिफ्ट है कि मैं बिलोंग टू कश्मीर एंड कश्मीर के पास जो फॉर्म है, आई शुड वर्क बिकॉज इट विल गिव मी आइडेंटिटी, एंड ये वो चीज़ है ये वो चीज़ है जो मुझे भी सीखने को मौका मिलेगा, और मैं अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों के साथ क्योंकि करूँगा, मुझे भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एंड दैट विल बी माई थिंग। हालांकि मैंने कुडियाटम, कथकली, नौटंकी पे भी काम किया है, लेकिन ये वो चीज़ है जो मेरी है, क्योंकि आई बिलोंग टू दैट प्लेस। तो दैट्स व्हाट इट ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, एंड मोस्ट ऑफ द इंस्पिरेशन हैज कम फ्रॉम माय फादर। इम्तियाज़ आप पूछ रहे हैं, देर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फीमेल पार्टिसिपेटिंग इन फोक थिएटर फॉर्म, इवन मोहम्मद सुभान भगत यूज फीमेल आर्टिस्ट इन बांड पत्थर। मोहम्मद सुभान भगत के टाइम में कोई फीमेल आर्टिस्ट, ये आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मोहम्मद सुभान भगत के ग्रुप में 70 साल से लेके 20 साल तक के जो मेल एक्टर थे, वो इतना कमाल का फीमेल रोल करते थे कि शायद कोई फीमेल भी इतना अच्छा रोल नहीं कर पाएगी। एक एक नाटक में मैंने देखा बुड्ढी का, दादी का, नई दुल्हन का, each and every actor was trained to do a female role in मोहम्मद सुभान भगत प्ले, मॉडर्न प्ले जो उसने लिखे थे, जैसे वो तकदीर है या यिच बनून, हवस, ज़ोलगयम, कॉलेगयम, कांगर। सो दोज एक्टर्स, मतलब वो तो चैलेंज ही करते थे, अगर कोई लड़की आ भी जाती है बोले यार मैं इनके इतना जैसा खूबसूरत नहीं कर पाऊंगी। सो देयर वाज, और आई थिंक उस तरफ अभी तक मोहम्मद सुभान भगत के टाइम में तो कोई लड़की आई नहीं, उसके बाद भी अभी तक कोई थिएटर ग्रुप में कोई परमानेंट कैरेक्टर जो ये ट्रेडिशनल फोक थिएटर पार्टीज है उसमें कोई लड़की ने अभी तक काम नहीं किया। जो श्रीनगर में जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें तो श्रीनगर की कुछ आर्टिस्ट करती थी, क्योंकि श्रीनगर में इस फॉर्म पे कुछ नाटक किए गए तो उसमें लड़कियां करती थी। भारतेंदु में मैंने ये नाटक, भारतेंदु में मैंने बांड दुआई किया था। बांड दुआई I did in Bharatiya Natak Academy where I experimented, but I did not experiment fully this form because I only used that Maskar and Magon portions because it was done I think in 2009. So that was a play written by my father, बांड दुआई। तो that play is उसमें फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स है, वो बांडों का ग्रुप है, वो यूज़ नगाड़ा वगाड़ा तो इस्तेमाल कर लिया, but we couldn't use शहनाई, and that Maskar was there, all the costumes were there, but it was in Hindi. So that was a very successful show। और अभी मैंने 2 साल पहले जम्मू में भी किया था, बाद में बनारस में भी उसका शो किया, because that play has been written where the contemporary problem of militancy and the traditional problem of bands not allowed to perform
and then how Barnes actively preach about peace in Kashmir. So it was a very good play. Content was very strong. But बाकी जितने भी compositions गाने वाने थे सब वो अपने repertoire से ही लिए थे. We used all the Kashmiri compositions. So that was the experiment, which was very successful and which was very appreciated and taken. And that's what we have to do now. बिकॉज एक तरह से रेपेटर जो 12-15 नाटक है उसको ज़िंदा रखना है, दूसरी तरह से नए एक्सपेरिमेंट भी करना है, अडेप्ट भी करना है, कुछ नए एलिमेंट्स भी घुसाने हैं. क्योंकि अब ये जब प्रोसिनियम थिएटर में भी करने जाते हैं तो वहाँ पर फॉर्म थोड़ा बिगड़ जाता है. बिकॉज उस सर्कल में जो मज़ा नहीं आता वो पार्टिसिपेशन ऑडियंस का नहीं है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं ऑडियंस का जो गाँव में है या जो ओपन एयर में है, जो मस्क कर जाता है क्राउड में, उनको इन्वॉल्व करता है, उनसे लाफ्टर क्रिएट करता है, तो वो प्रोसिनियम थिएटर में मिलता नहीं है. सो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ओपन एयर में खेला जाए ट्रेडिशनली जैसे होता है, लेकिन कंटेंट और पॉलिश्ड स्क्रिप्ट जो है एक लाइन बिगिनिंग और एंड तक चली जाए, वरना कभी कभी मस्करी ज़्यादा हो जाती है और कंटेंट ही ख़त्म हो जाता है. बट दे नीड दैट मॉडर्न लिटिल ट्रेनिंग, गाइडेंस. टैलेंट वहाँ है, गाइड्स की ज़रूरत है, कोचेस की ज़रूरत है, पॉलिशिंग की ज़रूरत है, जो हर फॉर्म के साथ होता है. So I think I should be thankful to Coconut Theatre who have given me this platform, and I could see a lot of my old new friends who have been listening to me and enjoying my conversation, and I'm thankful to this young group and all the कलाकार, फनकार, नए लोग जो इस कोकोनट ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और ये आज का एक सो कॉल्ड टॉक शो को सक्सेसफुल बनाया. सो थैंक्स वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कोकोनट थिएटर ग्रुप. और मैं अपने सुनने वालों को या आज जितने भी पार्टिसिपेंट थे इनको ये बताऊं कि ये ग्रुप का जो एफर्ट है टू ब्रिंग forward all those scholars from the folk theatre who will be addressing about those folk forms to you. क्योंकि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तब मैंने एक पेपर लिखा था तमाशा के ऊपर, तो मैंने उसको काफ़ी बाणपत्र के साथ जोड़ा था. मैंने कहा तमाशा में भी कुछ चीज़ें जो मिलती जुलती है दूसरे फोक फॉर्म्स के साथ. तो क्योंकि कई बार हम लोग अपने फॉर्म के साथ इतने जुड़े रहते हैं कि हमें दूसरे फॉर्म में पता नहीं होता क्या हो रहा है, क्या हो सकता है इनका कोई लिंक हो, ट्रैवलॉग हो. क्योंकि मुझे पता है बांड्स जो है वो ट्रैवल करते थे. जैसे लखनऊ में भी एक कश्मीरी मोहल्ला है जहाँ बांड रहते थे, एक ज़माने गए होंगे परफॉर्म करने के लिए, वहीं सेटल हो गए. जब मैं 84 में अब मेरा बांड ग्रुप आया था, उन्होंने बोला साहब हमें तो कश्मीरी मोहल्ला जाना है. मैंने कहा क्या करना है, कहता हमारे पुराने बांडों को ढूंढे. में तुम कैसे ढूंढोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बांडों की हमारे एक लैंग्वेज है जिसको वो कहते हैं फिरकत. फिरकत मतलब जो हम बोलते हैं उसको उल्टा बोलते हैं. आपको पा बोलेंगे, चाय को याच बोलेंगे. तो फिर जब आए वहाँ से कहते बड़े खुश थे. मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर हमने ढूंढ लिया. हमने कैसे? कहता हमने जब फिरकत बोली तो उन्होंने भी फिरकत में जवाब दे दिया. मैं कहा बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो अच्छी बात है. तो जब बांड कश्मीर से चंडीगढ़, पंजाब, लखनऊ या और भी कई जगहों पे सेटल हो गए तो डेफिनेटली किसी ने कहीं एक्टिविटी में कुछ ना कुछ लिंक तो जोड़ा होगा. तो इस पे एक नए तरीके से भी रिसर्च कर सकते हैं हम लोग जब ये सारे मिल के बात करेंगे अपने अपने फॉर्म्स को लेकर. तो अभी किसी ने पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ग्रांट देती है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसे बुरा मत मानिएगा और सुनने वाले बुरा न लिए. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक फेस्टिवल करता है जिसको बानागम कहते हैं. उसमें बहुत सारे ग्रुप आते हैं, हिंदुस्तान से बाहर से भी आते हैं. जब ग्रुप आते हैं, अरे थिएटर जो करता है उसको दूसरा का प्ले दिखाने का मौका ही नहीं देते आप. उसके लिए उस ग्रुप में टाइमिंग होती है कि आप 12 बजे पहुंचोगे, शाम को नाटक करोगे, दूसरे दिन ट्रेन लेके वापस चले जाओ. तो जो आप फेस्टिवल करते हो दिल्ली में वो किसके लिए करते हो आप? क्या वो जो फनकार आता है कश्मीर से, केरला से, कन्याकुमारी से, उसको हक नहीं है बाकी फॉर्म देखने के लिए? हु विल प्रमोटर, हाउ विल ही नो कि उसके इर्द गिर्द क्या होता है? जो करने वाला थिएटर है उसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हो. वो जो चमचे हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनको गाड़ियां भेजते हो, उनको 5 स्टार होटल में बैठते हो, उनको खाना खिलाते हो, क्योंकि वो लिखने वाले हैं. जो करने वाले उसको कुछ नहीं देते हो. दैट इज द एटीट्यूड. मैं अपने कलाकारों की इज्जत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो,
मतलब अगर एक ग्रुप एक स्टेट से आता है, 24 घंटे 36 घंटे सफर करते आता है, उसको बोलते हैं बस आप रिहर्सल करो, अपना प्ले करो और जाओ। जो किसी भी फॉर्म को जिंदा रखने वाला आदमी है, उसको आप 3 दिन नहीं रख सकते हो, ताकि उसको बोलो यार तुम 2-3 नाटक और देखो, शायद कुछ सीखोगे, आपको लगेगा कि आपके शहर के अलावा दुनिया में क्या हो रहा है ना। उल्टा बोलेंगे कि भाई आ जाओ, बैठो, आपकी ट्रेन है, जाओ घर, खत्म, आपने शो कर दिया, खत्म। और जो बाकी आपके डेलीगेट्स होते हैं वो 20 दिन बैठे हैं, क्योंकि वो तो बाबू क्लास है। ये होता है थिएटर के साथ, जहां पर जिस पेड़ में फसल है उस पेड़ को पानी नहीं देते हो आप। जो कलम से लिखता है, पेपर में आपकी तारीफ करेगा, आपके बजट को जस्टिफाई करेगा, आपके खर्चे को जस्टिफाई करेगा, आपके लीडरी को जस्टिफाई करेगा, ऊपर से कहते हो हम इतने फेस्टिवल करते हैं, बट व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग? व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग? आपने किसी एक फोक फनकार को बोला आगे जरा हमारा फेस्टिवल देखो 25 दिन? एक आम कलाकार को, मोहम्मद सुभान भगत में जो कलाकार हैं वो आई एम टेलिंग वर्ल्ड क्लास कलाकार के, देखो उनकी ट्रेजेडी ये थी कि उन्होंने अपने फॉर्म जो किया उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं लाइफ में, क्योंकि आपने मौका नहीं दिया। हाँ, फिर बाद में किसी ने रिकमेंड किया जी इनको एक अवार्ड दे दो, अवार्ड दे के बुलाया, शॉल पहना दिया, भाई जाओ वापस। सो ट्रेजेडी ये है कि जो एक रियल फनकार है उसको आप हिंदुस्तान के दूसरे फन के साथ कोई रूबरू नहीं कराते हैं लोग। हम क्रिटिक्स को रूबरू कराते हैं, वो लिखते हैं कि आज ये बड़ा फेस्टिवल हुआ, उसमें ये आया, फलाना आया, टिमखाना आया, ये आया, फिर वो थ्योरियाँ लिखेंगे, फिर उसमें लॉज बनाएंगे, फिर आप टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो वो करने वाला है उसको कुछ नहीं। ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। एनीवे क्या कर सकते, सिस्टम ऐसा है। थैंक ऑल थिएटर कर्मीज, यंग एस्पिरेंट्स, न्यू जनरेशन हु आर इंटरेस्टेड इन थिएटर, फोक थिएटर, और जो भी आपको करना है करो। मैं बताऊँ, सरकार दे ना दे, कोई बोले अच्छा करो बुरा करो, लेकिन करो। ये शौक जो है, ये अपना जो पैशन है, इसको छोड़ो मत, क्योंकि इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। ये क्रिएटिव टैलेंट है। आपको गाना आता है गाओ, आपको डांस आता है करो, कपड़े नहीं है केरला की तरह एक धोती पहन के नंगे बदन पे उठाओ डफली और गाओ, टीन उठा के करो, ऐसे बहुत लोग जमा हो जाएंगे। क्योंकि टैलेंट यहीं उगता है, टैलेंट उस शहर में नहीं उगता है जहाँ पर पैसे दे के बेचा जाता है। एक छोटी एग्जांपल है, बॉम्बे में बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आप बताओ जितने भी बड़े एक्टर हैं सब बाहर से आए, बड़े राइटर है बाहर से आए, बॉम्बे से तो कोई नहीं आया। क्योंकि फसल उगती है छोटे शहर में, वो बिकती है मंडी में। तो मंडी में आप कुछ नहीं सीखोगे, मंडी में फसल नहीं उगती मंडी में बिकती है, फसल उगती है छोटे शहर में। किसान जहाँ फार्मिंग करता है वो मंडी नहीं है, वहाँ उगती है, वहाँ टैलेंट उगता है, वहाँ क्रिएटिविटी उगती है, वहाँ फॉर्म उगते हैं, वहाँ जीनियस उगते हैं। फिर वो कुछ लोग आते हैं अपने आप को मंडी में बेचते हैं, वो मंडी में जब बिक जाते हैं तो फिर वो गमले का पानी, मतलब गमले, प्लास्टिक का गमला रह जाता है, क्योंकि वो जितना उगाया था वो बेच दिया। अब वापस जाके कुछ उगाते नहीं हो तो बेचोगे क्या? तो जब आपकी दुकान बिक गई, आपका टैलेंट बिक गया, आपको 2-4 अवार्ड मिल गए, फिर आप वो गमला होता है जिसमें प्लास्टिक का पेड़ लगा हुआ, आप देते रहो, पानी उगेगा क्या? तो अगर टैलेंट उगाना है, अगर क्रिएटिविटी उगानी है, अगर आपको जीनियस बनना है, आपको क्रिएटिव बनना है, तो छोटे शहर में ही उगता है टैलेंट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बड़े शहर में बिकता है, मंडी है ये। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड सो नाइस ऑफ यू कि आपने 1 घंटा दिया मेरे को सुना। थैंक यू वेरी मच।